आज मैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का पार्ट 7 चैप्टर लेके आया हूँ। और आज पार्ट 7 वीडियो है, 7वीं वीडियो है, मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं अच्छे से कवर करूँगा और हर ऑप्शन को अब कोशिश करूँगा कवर करने की, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। और ज़्यादातर जो लोग हिंदी मीडियम से नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन, उन लोगों को भी ये ज़्यादा बेनिफिट करेगी। इसलिए मैं सभी क्वेश्चनों का एक्सप्लेन करता हूँ ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आएँ और सभी को एक क्वेश्चन के चलते 4 क्वेश्चन का और नॉलेज बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 151, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ रनर इज कांस्टेंट। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जब रनर की वेलोसिटी एक कांस्टेंट रहती है, न बदलती, बढ़ती है, न घटती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 151 का ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। यानी कि जब वेलोसिटी एक स्पीड में रहती है, न घटती है न बढ़ती है, तो उसका एक्सेलरेशन इज ज़ीरो होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि वेलोसिटी के परिवर्तन में ही, चेंज में ही एक्सेलरेशन होता है। यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, सही है। क्वेश्चन नंबर 152, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, रेडियन अपान सेकेंड स्क्वायर। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी के समय और दर में परिवर्तन को, एंगुलर वेलोसिटी के समय और दर में परिवर्तन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 153, ए स्कैटर हैज़ ए टेंडेंसी टू कंटिन्यू ग्लाइडिंग विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन बिकॉज। एक जो स्कैटर होता है, स्केटिंग करने वाला, वह कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन के साथ वह यह टेंडेंसी रखता है कि उसी को मेंटेन किया रखे, ग्लाइड करता है कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन के साथ। वह ग्लाइडिंग करते हुए उस टेंडेंसी को मेंटेन रखता है, क्योंकि इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के द्वारा वह अपने टेंडेंसी को मेंटेन रखता है। और इनर्शिया का मतलब ये होता है कि चाहे वह वस्तु स्थिर हो या गतिमान हो, परंतु वह अपनी पोजीशन को चेंज करने में प्रतिरोध करती है। इट मीन्स कहा जा सकता है कि इनर्शिया जब कोई वस्तु या तो रखी हो या गतिमान हो, लेकिन वह स्थिति तब तक वह बनी रहेगी जब तक उसके स्थिति में कोई दूसरा बाहरी बल लगा के उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। तो इसमें कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन की बात करते हुए कहा है। और लॉ ऑफ इनर्शिया ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है, और लॉ ऑफ एक्सेलरेशन न्यूटन का सेकेंड नियम है, और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन का थर्ड नियम है। 154, क्वेश्चन नंबर 154, विच कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए जिम्नास्ट इंक्रीज। यानी कि इसमें भी कहा गया है कि लीनियर कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जिम्नास्ट जो समर साल्ट या बैक साल्ट करते हैं, तो उसके बारे में कहा गया है कि जब उसकी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो क्या बढ़ता है, किस कारण बढ़ता है उसका। यानी कि 154 का बी, बाय डिक्रीजिंग रेडियस। बाय डिक्रीजिंग रेडियस
यानी कि जो उसकी रेडियस है, जो गोल गोल घूम रहा है, यानी कि बैक सॉल्टो या समरसॉल्ट मार रहा है, जब वो घूम रहा है तो वो अपना जब डिक्रीज करता है वेलोसिटी, अपना रेडियस डिक्रीज करता है तो वो अच्छे से घूम लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 155, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री मीन्स। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री मीन्स, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और ट्रैजेक्ट्री का मतलब होता है कि जो हम थ्रो किए ऑब्जेक्ट को, और वो थ्रो से, जहाँ से थ्रो किए और जहाँ वो लैंड हुआ वहाँ तक का जो पथ कवर करता है उसको बोलते हैं ट्रैजेक्ट्री। उसको क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्ट्री। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्ट्री मीन्स, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्ट्री मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि द फ्लाइट पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। कहा मैंने कि द फ्लाइट पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल का फ्लाइट पाथ होता है, जो एयर में ट्रेवल करती है और लैंड करती है, उसी को बोलते हैं फ्लाइट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 155, ए जिम्नास्ट परफॉर्म डबल समरसॉल्ट सक्सेसफुली बाई। एक जिम्नास्ट डबल समरसॉल्ट सक्सेसफुली परफॉर्मेंस कर लेता है, किसके द्वारा? यानी किसके द्वारा एक जिम्नास्ट समरसॉल्ट को सक्सेसफुली परफॉर्मेंस कर लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है रिड्यूस एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अपनी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगल वाली वेलोसिटी, उसको कम करता है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अपनी वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा लेता है। सी में है रिड्यूसिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा लेता है। और चौथा है इंक्रीज एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंट को बढ़ा लेता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूसिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं? अब ध्यान देने वाली बातें हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैं बता दूं कि ये, इसको बोलते हैं टॉर्क, इसको टॉर्क बोलते हैं, और इसको एंगुलर मास भी बोलते हैं, एंगुलर मास भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह एक ऑब्जेक्ट को एक अक्ष पे घूर्णन करने, रोटेट करने का प्रतिरोध करता है। इनर्शिया मतलब प्रतिरोध होता ही है, यह प्रतिरोध करता है और अक्ष के चारों तरफ घूमने के लिए रोकता है, जो एक्सिस टू एक्सिस इसके एंगल कोण वैरी करते हैं। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 155 का क्वेश्चन नंबर 156 का सी सही है। 157 इनपरफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। इनपरफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक का मतलब होता है कि जो रिजिड हो, कठोर हो, और कोलिजन का मतलब टक्कर, कोलिजन मीन्स टक्कर। तो अब इसमें बताया है कि टेम्पररी डिफॉर्म, इन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में टेम्पररी डिफॉर्म, अस्थायी रूप से डिफॉर्म हो जाती है, यानी विकृति आ जाती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी परमानेंट डिफॉर्म, माने अस्थायी रूप से विकृति आ जाती है। और ऑप्शन नंबर सी बॉडी डू नॉट सेपरेटेड, बॉडी डू नॉट सेपरेटेड, यानी कि बॉडी विचलित नहीं होती, भंग भंग नहीं होती। और डी में है नो चेंज इन शेप, कोई साइज में परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें आया कि जब कोई रिजिड यानी बिना इलास्टिक वाला टक्कर करता है तो उसको डू नॉट सेपरेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 158 व्हेन ए हैमर रोटेटेड, व्हेन ए हैमर रोटेटेड द थ्रोअर एक्सर्ट
जब हैमर रोटेट होता है तो थ्रोअर एग्जर्ट करता है। क्या एग्जर्ट करता है? ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द हैमर, यानी कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स हैमर के ऊपर अप्लाई करता है। और दूसरा हुआ ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द हैमर, यानी कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैमर पे अप्लाई करता है। तीसरा वेन फोर्सेस एक्टिंग एट पैरेलल मैनर, जब दो फोर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। और डी में है वेन फोर्सेस एक्टिंग एट ए लीनियर मैनर, जब फोर्स बल दोनों बल एक लीनियर मैनर में एक्टिंग का कार्य कर रहे होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 158 में ए सही है, यानी कि ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द हैमर, जब एक हैमर थ्रोअर हैमर को रोटेट करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है, अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचता है तब। और हैमर अपने बाहरी की तरफ खींचता है, जो बाहरी बल लगता है, बाहर की तरफ बल लगता है, खींचता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और जो अंदर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किस बल के कारण हैमर दूर तक जाता है, तो इसमें ऑप्शन तब बी सही होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हैमर दूर तक जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 159 रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी के बीच के संबंध का फार्मूला क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी के ई प्लस पी ई प्लस टी ए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और प्लस टोटल एनर्जी, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है एस ई इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये होता है स्टैटिक एनर्जी का फार्मूला। इसका होता है स्टैटिक एनर्जी का। और जो ऑप्शन नंबर सी है पीई पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वेट इन केजी इनटू हाइट इन मीटर। और जो बी है ऑप्शन नंबर बी, सी का मतलब होता है कंजर्वेशन एनर्जी, उपभोग एनर्जी इक्वल टू पीई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 159 में डी सही है। वर्क इज एक्सप्रेस, यानी वर्क किसको एक्सप्रेस डिनोट करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। 161 क्वेश्चन नंबर 161 रिजल्टेंट ऑफ फोर्स मीन्स, रिजल्टेंट बल का क्या अर्थ है? रिजल्टेंट फोर्स का क्या अर्थ है? तो रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बता दें कि यह एक सिंगल फोर्स है जो टार्क की सहायता से एक फोर्स सिस्टम बनाता है, यानी कि इसमें एक तो फोर्स और सिंगल है बट इसके साथ टार्क भी काम करता है, और जो दोनों सहायक फोर्स होते हैं उसको नेट फोर्स भी कहते हैं। तो इसमें 161 का ऑप्शन नंबर सी है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्क की बात कर दें तो टर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की कितनी मात्रा, फोर्स की मात्रा, अनबैलेंस फोर्स असंतुलित बल, मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की मात्रा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 162 का टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जिस प्रकार आप एक दरवाजे को खोलते हैं तो दरवाजे के किनारों पे फोर्स लगाते हैं, तो दरवाजे के किनारे जब फोर्स लगाते हैं तो उसमें दो फोर्स काम करता है। एक तो आप जहाँ लगाते हैं वहाँ, एक उसके जो कब्जे होते हैं वहाँ पे लगते हैं, तो उसी को बोला है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें ऑप्शन नंबर ए है
रोटेटरी फोर्स प्रोड्यूस बाय मोशन, यानी कि रोटेटरी बल मोशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, यानी कि रोटेटरी फोर्स मोशन के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी, पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट, यानी कि पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट, यानी कि पेयर में अपोजिट फोर्स लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि जो टार्क फोर्स होता है उसके हर एंगल पे चेंज मिलते हैं, हर एक्सिस टू एक्सिस, एंगल टू एंगल चेंज होते रहते हैं, उसको बोलते हैं टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 163, डिग्री इन रेडियन, डिग्री इन रेडियन इज, मतलब डिग्री इन रेडियन, रेडियन जो होता है, पहले आपको रेडियन बता दें कि क्या है। यह कोण मापन की एक यूनिट है, जो एंगल हम मापते हैं कि यह एक यूनिट है जिसे ट्रिग्नोमेट्री में प्रयोग किया जाता है। एक वृत्त, मान लीजिए कोई एक वृत्त है 360 डिग्री का होता है तथा पूरा वृत्त को 6 पार्ट यानी कि 6.28 रेडियन में बांटा होता है। एक रेडियन का मान 1.48 होता है। इस प्रकार से एक रेडियन 360 डिग्री अपान 6.28 इक्वल टू 57.31 यानी 57.3 कहें 31 होता है। तो रेडियन का मतलब होता है कि यह एक कोण मापन की यूनिट है, जो हम कोई वृत्त में कोण बनता है उसको मापन की यूनिट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 57.3 डिग्री। अब 164, लीनियर इम्पल्सेस इज एक्सप्रेस, लीनियर इम्पल्सेस इज एक्सप्रेस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 164 का सी सही है। एफ मीन्स फोर्स, एफ मीन्स फोर्स और टी मीन्स टाइम इंटरवल, टी मीन्स टाइम इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 165, विच लीवर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ स्ट्रेंथ एज वेल एज स्पीड, निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से कौन सा लीवर दो चीज़ को इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ और स्पीड को, स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड को भी इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में सेकेंड क्लास, बी में फर्स्ट क्लास, सी में थर्ड क्लास। तो मैं फर्स्ट क्लास की विशेषता बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास ऐसा ही एक लीवर है जो तीनों विशेषताओं को प्रेजेंट करता है। जब उसके फोर्स आर्म और रेसिस्टेंस आर्म को छोटी बड़ी करते हैं तो ये तीनों चीज़ को यानी कि बैलेंस को, स्पीड को, स्ट्रेंथ को, तीनों को बताता है। तो इसमें फर्स्ट क्लास का लीवर सही है। क्वेश्चन नंबर 166, सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एक्सप्रेस, सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एक्सप्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 166 का डी सही है, यानी कि सेंट्रीपिटल एफ सी इक्वल टू एम आर डब्ल्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 167, स्ट्रेन एनर्जी एक्सप्रेस, स्ट्रेन एनर्जी एक्सप्रेस यानी कि एस ई इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, इसको स्ट्रेन एनर्जी कहें या स्टैटिक एनर्जी कहें। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में वो स्टोर होती है और जब उसे हम डिस्प्लेस करते हैं यानी खींचते हैं, तानते हैं, तब उसका प्रभाव दिखता है, चाहे उसको स्टैटिक बोलें या स्ट्रेन एनर्जी बोलें। इससे पहले आ चुका है स्टैटिक एनर्जी को, तो इसको स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, रिलेशनशिप लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज एक्सप्रेस, यानी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप होता है, क्या होता है? 168 का बी, आर
and radius equal to VW, R इक्वल टू VW। ऑप्शन नंबर बी सही है। 169 यानी 169, एंगुलर मोमेंटम इज एक्सप्रेस, एंगुलर मोमेंटम इज एक्सप्रेस, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। I इक्वल टू mv, I इक्वल टू mv, m हो गया मास और v हो गया वेलोसिटी। 170, क्वेश्चन नंबर 170, इसाक न्यूटन द क्रिएटर ऑफ द लॉ ऑफ मोशन वाज इन, यानी कि इसाक न्यूटन जो मोशन का नियम क्रिएट किए थे, बनाए थे, वो कहाँ के थे? तो क्वेश्चन नंबर 170 का बी, नॉर्वेनियन मैथमेटिशियन, नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे। क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 171 में है, टू व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बॉडी इज इट्स स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि शरीर की कौन सी विशेषता है जो स्थिरता के समानुपाती होती है? शरीर की कैसी विशेषता जो स्थिरता की डायरेक्टली समानुपाती होती है? तो 171 का इसमें ए सही है, साइज, साइज जो होती है स्थिरता की डायरेक्टली समानुपाती होती है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 172, ए सिंगल नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस, ए सिंगल नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस, यानी कि एक सिंगल नर्व इम्पल्स यानी कि प्रोड्यूस करता है। जब कोई एक सिंगल नर्व इम्पल्स आता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? यानी कोई ओनली वन सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, केवल एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल्स को, या ए वीक कॉन्ट्रैक्शन, या कोई एक कमज़ोर कॉन्ट्रैक्शन करता है, या नो कॉन्ट्रैक्शन, या रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक सिंगल नर्व इम्पल्सेस कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है, नो कॉन्ट्रैक्शन। 173 का है कि ए स्प्रिंटर क्राउचेड डाउन इन स्टार्टिंग ब्लॉक, एक स्प्रिंटर जो है वो क्राउच पोजीशन में है स्टार्टिंग ब्लॉक पे, कीपिंग हीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सीजी को ऊपर रखता है, एज पॉसिबल सो दैट ही कैन, क्यों रखता है अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हाई क्यों रखता है जब वो क्राउच पोजीशन में होता है? एक तो उसका इनबैलेंस संतुलन के लिए, इनबैलेंस संतुलन के लिए रहता है। दूसरा इसमें जो ऑप्शन दिया है 173 का बी, एक्सेलरेट हिज वेलोसिटी क्विकली, यानी कि वह अपनी वेलोसिटी को, वेग को तेज़ी से एक्सेलरेट कर सके, इसलिए वह अपनी सीजी को हाई रखता है, इसलिए अपनी सीजी को हाई रखता है कि अपनी एक्सेलरेट हिज बॉडी हिज वेलोसिटी क्विकली, ताकि अपनी वेलोसिटी को तेज़ी से एक्सेलरेट कर सकें। ऑप्शन नंबर बी सही है। 174, क्वेश्चन नंबर 174 है कि एट द टाइम ऑफ शूटिंग एट द गोल इन फुटबॉल, एट द टाइम ऑफ शूटिंग एट द गोल इन फुटबॉल, गोल शूटिंग के दौरान फुटबॉल में द लोअर एंड मिडिल लेवल परफॉर्मेंस, जो लोअर और मिडिल लेवल के परफॉर्मेंस खिलाड़ी होते हैं, इनिशियली लुक एट द बॉल, वो बॉल पे देखते हैं, परंतु टॉप लेवल का परफॉर्मेंस कहाँ दिखता है? यानी कि जो मिडल और लोअर लेवल के खिलाड़ी होते हैं गोल शूटिंग के दौरान वो बॉल को देखते हैं, लेकिन टॉप लेवल का परफॉर्मर जो होता है वो किस चीज़ को देखता है? तो इसमें 174 का सी, यानी कि गोल पोस्ट, वह गोल पोस्ट को देखता है, सिर्फ वह गोल पोस्ट को देखता है। और 175, क्वेश्चन नंबर 175, ड्राइविंग इन खो खो रिक्वायर ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पीड अलॉन्ग विद, जब खो खो की डाइविंग की जाती है तो उसमें टाइम और स्पीड के साथ साथ
क्या ज़रूरी होती है, यानी कि टाइम और स्पीड के साथ साथ हमें क्या ज़रूर होगी, बैलेंस की नहीं, प्रिसीशन की नहीं, मसल सेंस की नहीं, एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी। टाइम और स्पीड के साथ एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी। इस प्रकार मैंने कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का कवर करने की कोशिश किया हूँ और समझाने की भी कोशिश किया हूँ। इसलिए आप लोग से आशा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे।